आज हम इस क्लास में उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, आज हम इस क्लास में पूरे 24 नंबर पक्के करने वाले हैं। मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आपको ये प्रश्न तीनों रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। और बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न हर साल 8 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 100% तय है और आपको ये प्रश्न 8-8 नंबर में पेपर में रखे हुए मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, इसमें मेरे को सिद्ध करके देना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है या नहीं है। तो हम एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस सिद्ध कर देंगे। ओके, तो एलएचएस को हम नोट कर लेते हैं। समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से पाई। ओके, अब इस फलन को नोट करेंगे। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। मेरे प्यारे दोस्त, इस एलएचएस को सबसे पहले मैंने नोट किया। ओके, अब हम इस एलएचएस को आई के बराबर मान लेते हैं। क्लियर? अब इसे हम नोट करेंगे। प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स और बाहर मेरा डी एक्स। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। आई होप समझ आया होगा। सबसे पहले इस एलएचएस को मैंने आई के बराबर माना, फिर मैंने इसे समीकरण 1 डाला। अब इसमें हम त्रिगुण नंबर 5 लगाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। अब ये त्रिगुण नंबर 5 क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, ये त्रिगुण नंबर 5 है। त्रिगुण नंबर 5 समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि समाकलन में फलन क्या है। यह है फलन। फलन में चरराशि क्या है? x। अपर लिमिट क्या है समाकलन में? अपर लिमिट पाई। अपर लिमिट से पाई से हम x घटाएंगे और फलन में जहां पर चरराशि x है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे, यानी लिखेंगे। ठीक है भाई, तो इसे हम लिखेंगे। क्लियर? इसे हम लिखेंगे। ओके, 0 से पाई लिमिट x के स्थान पर ये मान रखेंगे। ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर, ठीक है भाई, ये मान रखेंगे। पाई माइनस एक्स और बाहर मेरा dx। क्लियर? मेरे प्यारे दोस्त, कॉस स्क्वायर और कॉस के कोण में क्या है? पाई माइनस एक्स। साइन के कोण में क्या है? पाई माइनस एक्स। यानी 180 से x घट रहा है तो ये कंडीशन किस चतुर्थांश में स्थित होगी? ये कंडीशन, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगी। यानी 180 से x घट रहा है और आपको पता होना चाहिए कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। मैंने कहा दूसरे चतुर्थांश में साइन एंड कौशिक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं, तो ये माइनस में होगा। ओके, और घात है सम तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो x आएगा। क्लियर? प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब यहां पर साइन दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होता है तो ये प्लस में आएगा। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया समझ में? ठीक है भाई, मैं विस्तार से बता देता हूं। इसे नोट करते हैं। ओके, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया।
अब मेरे प्यारे दोस्त कॉस, और कॉस के कोड में क्या है पाई माइनस एक्स, और ये कंडीशन यानी 180 से x घट रहा है, ये कंडीशन दूसरे चतुर्थांश में होती है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉसेक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, तो ये माइनस में होगा। ओके, घात क्या है सम, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। मेरे प्यारे दोस्त पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक पॉइंट को मेंशन कर सके। अगर आपने हर एक पॉइंट को मेंशन किया तो पेपर छूट जाएगा। पेपर में केवल मेन पॉइंट को ही मेंशन करना। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस रूप में लिख लिया। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब इसे मैं रब करता हूं। बाहर मेरा dx। ओके, अब हम इसे डालेंगे समीकरण 2। इसे डालेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा। तो समीकरण 1 में LHS आई, समीकरण 2 में LHS आई, I प्लस आई यानी 2i। ओके, अब समीकरण 1 में RHS क्या है, ये है। समीकरण 2 में RHS ये। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है। समाकलन का सिंबल और लिमिट कॉमन है, समाकलन का सिंबल और लिमिट कॉमन है, और dx dx कॉमन है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, डायरेक्ट आपके अगर समझ में नहीं आता तो हम विस्तार कर देते हैं। ओके, तो इसे नोट करेंगे। हर एक पॉइंट को हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने इसे नोट किया, अब हम इसे नोट करेंगे। जोड़ने पर यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसे नोट करेंगे। ओके, इसे नोट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 2i। अब हम कॉमन लेंगे समाकलन का सिंबल, समाकलन का सिंबल, ठीक है। लिमिट मिल जाएगी, लिमिट dx dx, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, क्लियर, dx कॉमन लेंगे, ठीक है। समझ में आपके आना चाहिए अच्छी तरह से। तो कॉमन लिया, dx कॉमन लिया। अब जो बचा उसे नोट करेंगे। ओके, प्लस है तो प्लस, अब इधर नोट करेंगे। ओके, क्लियर, इसे नोट करेंगे। अब हम लासा लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जब हम एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे तो हर समान है, ठीक है। तो लासा क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जब हर समान होते हैं, मैंने कहा जब हम लासा लेंगे तो ये आएगा क्योंकि हर समान है। जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, तो नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। क्लियर, तो इसको मैंने डायरेक्ट नोट कर लिया और बाहर मेरा dx। क्लियर, माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बाहर मेरा dx। ओके, पाई को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है।
ओके, पाई को हम बाहर निकालेंगे। आई होप समझ आया होगा। अब इसमें हम पिरगुण नंबर 7 लगाएंगे, पिरगुण नंबर 7 अप्लाई करेंगे। तो पिरगुण नंबर 7 क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। पिरगुण 7 की दो कंडीशनें हैं, तो दोनों कंडीशनों को यानी दोनों शर्तों को मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं। ओके, जीरो यदि एफ ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ठीक है, पिरगुण नंबर 7 इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि पिरगुण नंबर आखिर 7 है क्या। क्लियर, ये शर्त है, ये कंडीशन है, तो ये समाकलन जीरो हो गया। ये शर्त है, तो इस समाकलन को इस रूप में लिखा। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को ये शर्त मिलेगी या ये शर्त मिलेगी, तो पिरगुण नंबर 7 अप्लाई करने से पहले इसमें हम ये देखेंगे कि समाकलन में फलन क्या है, यानी फंक्शन क्या है, उसे हम नोट करेंगे। ठीक है, फंक्शन को नोट करने से पहले आप लोग पहले इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ओके, इस समाकलन में फलन यानी फंक्शन ये है, तो इसे हम नोट करेंगे। चूंकि एफ एक्स बराबर क्लियर, इस फलन को मैंने नोट किया। अब हम देखेंगे कि इस फलन में चर राशि क्या है, एक्स। इस समाकलन में अपर लिमिट क्या है, पाई। अब हम अपर लिमिट से जो फलन में चर राशि है वो घटाएंगे। क्लियर, अब फलन में जहां पर चर राशि x है उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि मेरे को ये शर्त मिलेगी या ये शर्त मिलेगी। क्लियर, इसके स्थान पर रखेंगे ये वैल्यू। क्लियर, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब कॉस स्क्वायर, कॉस के कोण में क्या है, पाई माइनस एक्स, यानी 180 से एक्स घट रहा है। और ये कंडीशन कौन से चतुर्थांश में होगी, कौन से खाने में होगी, दूसरे खाने में होगी। और दूसरे चतुर्थांश में साइन कौशिक, जो साइन कौशिक होते हैं वो प्लस में होते हैं, और सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होते हैं। मैंने कहा, आई रिपीट, साइन कौशिक दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होते हैं, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो माइनस में होते हैं, तो ये माइनस में होगा। ओके, दूसरे चतुर्थांश में, लेकिन घात क्या है, सम, तो माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर, साइन इसमें प्लस में होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे एफ एक्स। ओके, तो यहां पर प्लस एफ एक्स, प्लस एफ एक्स, यहां पर क्या है, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स। तो इसकी शकल
इससे मिल रही है या इससे मिल रही है, इससे मिल रही है, तो मेरे को ये शर्त मिली है, तो जो समाकलन है ये, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। क्लियर? ओके, तो इसे नोट करेंगे। ये शर्त मिली तो इस समाकलन को इस रूप में लिखा। अब जब मैंने चेक किया, ठीक है, तो ये शर्त मिली तो इस समाकलन को हम इस रूप में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? आगे 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है, नोट करेंगे। और जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, आधी, ठीक है, लिमिट हाफ हो जाती है यानी आधी, 0 से π/2। फंक्शन यानी फलन सेम टू सेम रहता है, तो इसे नोट करेंगे इस फलन को। क्लियर? आगे 2 से गुणा हो जाती है, अपर लिमिट हाफ हो जाती है। अगर हम कहें पाई के स्थान पर 4 है, अगर हम कहें 4 का आधा करूं तो 4 को हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 आएगा। तो मैंने यहां पर बट्टे में 2 लिखा है, हाफ, ठीक है, पाई का हाफ करेंगे आधा, तो π/2। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। आई होप समझ आया होगा। ये 1 है, क्लियर? 2 से 2 कट जाएगा। अब हम इन दोनों पदों से cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे। जिस पद में cos स्क्वायर x होगा उससे कॉमन लेंगे, और जिस पद में नहीं होगा उसके बट्टे में चला जाएगा। तो इस पद में है, इससे कॉमन लेंगे, a स्क्वायर बचा, ओके, प्लस इस पद में cos स्क्वायर x नहीं है तो इसके बट्टे में चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आई होप समझ आया होगा। आई बराबर पाई, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/2। आई होप समझ आया होगा। आई बराबर पाई, ठीक है, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/2। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में जाएगा। क्लियर? सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, अब इसे हम नोट करेंगे, a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। ओके, तो इसको मैंने लिख लिया tan स्क्वायर x, और बाहर मेरा dx। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? मेरे प्यारे दोस्त, इसकी घात 2, इसकी घात 2, तो हम कह सकते हैं कि पूरे की घात 2। इसे हम लिख सकते हैं b इंटू tan x होल पावर 2। मैंने कहा इसे हम लिख सकते हैं b इंटू tan x होल पावर 2, यानी पूरे की घात 2। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में फलन क्या है। इस समाकलन में फलन क्या है? यह है फलन। इस फलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है? जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसे हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो tan x का अपकलन उपस्थित है sec स्क्वायर x, तो इस पूरे पद को हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं, t के मान लेते हैं। ठीक है, अब हम अपकलन करेंगे इधर x के सापेक्ष, इधर t के सापेक्ष। क्लियर? b को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम लिमिट चेंज करेंगे। ओके, जब लिमिट मेरी, ये लिमिट किसकी है? x की। d के साथ जो चर राशि होती है उसकी लिमिट होती है, d के साथ चर राशि क्या है? x।
तो ये लिमिट x की है। जब लिमिट x बराबर 0 हो तो t बराबर लिमिट क्या होगी, x का मान इसमें रखेंगे। ओके, x का मान रखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि tan 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। ओके, जब मेरी लिमिट x बराबर 0 थी तो t बराबर कितनी लिमिट प्राप्त हुई, 0। ओके, जब x बराबर लिमिट यहां पर π/2 है, ओके π/2 है, तो मैंने कहा जब लिमिट मेरी x बराबर π/2 है तो t बराबर लिमिट कितनी होगी, इसमें मान रखेंगे x का। क्लियर। और tan 90 का मान कितना होता है, tan π/2 का मान इन्फिनिटी यानी अनंत, तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, ठीक है भाई, मैं विस्तार कर देता हूं। अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे तो b एकम b बट्टे 0। अब बट्टे में अगर 0 मिल जाता है, ठीक है, हर में 0 मिल जाता है और अंश में कोई भी नंबर हो तो इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, अनंत। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब इसे हम लिखेंगे, इसे i बराबर पाई। ओके, पाई है तो पाई नोट करेंगे। क्लियर, समाकलन का सिंबल। जब लिमिट मेरी x बराबर 0 तो t बराबर कितनी मिली, 0। जब लिमिट मेरी x बराबर π/2 थी तो लिमिट t बराबर कितनी मिली, इन्फिनिट यानी अनंत। ओके, इसके स्थान पर हम dt अपान b लिखेंगे, यानी रखेंगे इसके स्थान पर, बट्टे a स्क्वायर, इसको मैंने t माना, ठीक है, तो t स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्थान कम है। ओके, तो b को हम बाहर लाएंगे, 1/b को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग यहां से नोट करना, i बराबर π/b। ठीक है, लिमिट मेरी 0 से इन्फिनिट यानी अनंत। ओके, यह है अचर राशि, यह है चर राशि। अब ये चर राशि क्यों है, क्योंकि जो d के साथ में होता है, ठीक है, जो d के साथ में नंबर होता है, जो राशि होती है वो चर राशि होती है। तो यहां पर t चर राशि है और a अचर राशि है। ओके, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम समाकलन करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं। लेकिन यहां पर x है और यहां पर t है, तो x बराबर t काम करेगा, तो x के स्थान पर हम t लिखेंगे। लिमिट मेरी 0 से इन्फिनिट यानी अनंत। a को हम बाहर निकालेंगे, 1/a को बाहर निकालेंगे तो a भी हो जाएगा। क्लियर, मैं इसे रब करता हूं। ओके, अब हम लिमिट रखेंगे।
सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस, उसके बाद हम लोअर लिमिट। ओके, अब ये इन्फिनिट हो जाएगा यानी अनंत, ये जीरो हो जाएगा। ये इन्फिनिट क्यों हो जाएगा और ये जीरो क्यों हो जाएगा, ठीक है, तो मैं विस्तार में बता देता हूं। क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है इस सूत्र की सहायता से, ठीक है, बट्टे ए, तो इसे हम लिख सकते हैं एक के बट्टे में कुछ नहीं है, एक के बट्टे में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। क्लियर, तो मैंने एक माना, अब ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा, बीच वाले की बीच वाले से गुणा, तो एक एकम एक, जीरो हो जाएगा। मेरे को ये मिला है, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम इन्फिनिट यानी अनंत लिखेंगे यानी रखेंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से ये आता है और यहां पर ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से इसको मैंने इस रूप में लिखा। अब tan इनवर्स अनंत का मान कितना होता है, π/2। tan इनवर्स जीरो का मान जीरो, π²/2ab। तो हम LHS लेके चले और RHS हमने सिद्ध करके इसे दे दिया। π²/2ab। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज LHS बराबर RHS। हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था, आई होप समझ आया होगा। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे नंबर वाले दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ओके, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा। ओके, अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अवकल समीकरण, जो यहां पर अवकल समीकरण दिया हुआ है, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इस अवकल समीकरण का मेरे को व्यापक हल ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं। दिया गया अवकल समीकरण, ओके, तो नोट करेंगे। क्लियर, ब्रैकेट में 1 + y² बाहर मेरा dx बराबर ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस x और बाहर मेरा dy। आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। डायरेक्ट इंप्लाइज इसे हम लिख सकते हैं, ओके, इसको हम इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आएगा, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी बट्टे में जाएगा। हंस में दो पद हैं तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट कर लेते हैं यानी अलग अलग कर लेते हैं। तो प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे जो हर में लिखा हुआ है। ओके, माइनस है तो माइनस। अब इसको हम इधर लाएंगे, इस पद को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का प्लस में आएगा।
ओके, डायरेक्ट इम्प्लाइज, इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, क्लियर, बराबर इसे नोट करेंगे सेम टू सेम। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त इस अवकल समीकरण को मैंने इस रूप में लिख लिया। ये अवकल समीकरण चर x में रैखिक अवकल समीकरण है, तो मैं लिखूंगा यहां पर चर x में, मैंने कहा ये अवकल समीकरण चर x में रैखिक अवकल समीकरण है, तो लिखेंगे चर x में रैखिक अवकल समीकरण। ओके, अब जो चर x में रैखिक अवकल समीकरण होता है उससे हम इसकी तुलना कराएंगे, तो लिखेंगे चर x में रैखिक अवकल समीकरण लिखेंगे। ओके, प्लस px बराबर q से तुलना करने पर, कंपेयर में यानी तुलना में सेम राशि छूट जाती है, तो ये छूट जाएगा, ठीक है, x से x छूट जाएगा, तो p का मान ये है, नोट करेंगे। q का मान ये है, क्लियर। अब हम निकालेंगे समाकलन गुणांक यानी IF। e की पावर समाकलन का सिंबल p। अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, यहां पर की पॉइंट है, समाकलन किसके सापेक्ष होगा, ठीक है, तो सुनो समझो और देखो। नीचे हर में, मैंने कहा नीचे हर में d के पास कौन सी चर राशि है, y, तो y के सापेक्ष समाकलन होगा, क्लियर। अब हम p का मान रखेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से, चूंकि तो इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करेंगे इसका, तो क्या होगा, a की पावर tan इनवर्स y, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब इसने कहा है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे व्यापक हल के लिए, ओके, तो मैंने लिखा व्यापक हल के लिए। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब इसके लिए हम शर्त यानी कंडीशन किस प्रकार से लिखेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इसके लिए हम देखते हैं अवकल समीकरण में, जो चर x में रैखिक अवकल समीकरण है, इसमें देखते हैं। ऊपर हंस में d के पास कौन सी चर राशि है, ऊपर हंस में d के पास कौन सी चर राशि है, x, तो x, ठीक है, गुणा IF बराबर समाकलन का सिंबल, ठीक है, समाकलन का सिंबल Q गुणा IF। अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, तो ऊपर हमने समाकलन किसके सापेक्ष किया, y के सापेक्ष, तो यहां पर भी y के सापेक्ष समाकलन होगा, प्लस समाकलन अचर c। तो इस प्रकार से हम व्यापक हल के लिए, ठीक है, शर्त यानी कंडीशन लिखते हैं। अब हम मान रखेंगे IF का और Q का, इसका मान Q का, IF का मान नोट करेंगे। ओके, डायरेक्ट इम्प्लाइज, इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स y को गुणा, इसको हम पहले लिखेंगे गुणा, इसको हम dy के बट्टे में लिखेंगे। तो इस कंडीशन को मैंने इस रूप में लिख लिया है। आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस
समाकलन के अंदर, ठीक है, इस फलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। तो tan इनवर्स y का अपकलन ये उपस्थित है, तो इससे हम tan इनवर्स y को हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। ओके, तो हम t के बराबर मान लेते हैं, माना tan इनवर्स y बराबर t। अब हम अपकलन करेंगे इधर y के सापेक्ष, तो tan इनवर्स y का अपकलन करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई, ओके, इधर dt। क्लियर। तो इसे हम लिखेंगे, आप लोग पहले इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्थान कम है, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ओके, तो इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, आप लोग यहां से नोट करना। इधर हम tan इनवर्स y के स्थान पर t नहीं रखेंगे, ठीक है, इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, बराबर समाकलन का सिंबल tan इनवर्स y के स्थान पर t रखेंगे जो मैंने माना है, इनटू e की पावर tan इनवर्स y इसके स्थान पर t, ठीक है, और इसके स्थान पर, ठीक है, dt लिखेंगे यानी रखेंगे। अब गुणा में दो फलन है तो हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन यहां पर आती है, दिक्कत यहां पर आती कि प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा। तो एक सूत्र होता है आइलेट, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा। आइलेट, अब ये आइलेट सूत्र आखिर है क्या। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सूत्र में जो पहले होता है उसे प्रथम फलन, जो बाद में होता है उसे द्वितीय फलन। तो टी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ई की पावर टी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम गुणन नियम से करेंगे समाकलन। क्लियर। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, माइनस प्रथम फलन का अपकलन और द्वितीय फलन का समाकलन। ठीक है भाई। अब इस पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष, टी के, प्लस समाकलन आचार सी। ओके, इसका समाकलन e की पावर टी, टी का टी के सापेक्ष अपकलन 1, इसका समाकलन e की पावर टी, इसका समाकलन e की पावर टी। ओके, इन दोनों पदों से हम e की पावर टी कॉमन लेंगे, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब हम t का मान रखेंगे जो माना है। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, e की पावर tan इनवर्स y को दूसरी तरफ ले जाएंगे।
तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा यानी भाग में। ओके, आई होप समझ आया होगा। इसे हम नोट करेंगे। ओके, तो इसको मैंने नोट कर लिया सेम टू सेम। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद के साथ हम गुणा कराएंगे। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। इससे नोट करेंगे। सी को हम पहले लिखेंगे e की पावर प्लस tan इनवर्स बाई e की पावर प्लस में है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में पावर जाएगी। ठीक है, e की पावर माइनस tan इनवर्स बाई। आई होप समझ आया होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तीसरे प्रश्न को आप हल करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न, रेखाओं, यहां पर जो रेखाएं दी हुई हैं कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं। क्लियर, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों रेखाओं के बीच की मेरे को न्यूनतम दूरी ज्ञात करके देनी है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को हम नोट कर लेते हैं। नोट करेंगे, बट्टे 7 पाई प्लस 1 बट्टे -6 बराबर -6। ओके, बराबर z प्लस 1 बट्टे 1। अब हम इस रेखा को नोट करेंगे तथा x -3 बट्टे 1 बराबर z -7 बट्टे 1। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं आपको कार्तीय रूप में मिल जाती हैं और ये कहता है कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सूत्र याद कर लेना है। क्लियर, ओके। अब हम गुणा करेंगे, सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छुपाएंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट बचे हैं अवयव उनके हम गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। तो b1 इंटू c2 ओके माइनस इसकी गुणा करेंगे होल पावर 2 यानी पूरे की घात 2 प्लस। ओके, अब हम इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छुपाएंगे और जो एलिमेंट बचे हैं उनके हम गुणा करेंगे। लेकिन याद रखना दूसरे नंबर पर जब हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले इसकी करते हैं। ओके,
इसकी गुणा करेंगे सबसे पहले, फिर इसकी होल पावर 2। ओके, तो मेरे पास इधर स्पेस यानी स्थान कम है तो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, इधर स्पेस यानी स्थान कम है तो मैं इधर लिख देता हूं। अब हम इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छुपाएंगे। जो 4 एलिमेंट बचे हैं इनकी हम गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो प्रश्न में लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, अब यहां पर x1 x2 y1 y2 z1 z2 क्या है? अचर राशियां। ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? दिग अनुपात, यानी रेखाओं के दिग अनुपात। जो कार्तीय रूप में रेखाएं मिलती हैं उनके दिग अनुपात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं से निकालेंगे दिग अनुपात, यानी इन दोनों रेखाओं के दिग अनुपात निकालेंगे। उसके बाद ही हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, इन रेखाओं के दिग अनुपात ज्ञात करने से पहले इन रेखाओं को, इन दोनों रेखाओं को हम जो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है उस रूप में लिखेंगे। अब कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है तो मैं लिख देता हूं। ओके, ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इन रेखाओं को हम इस रूप में लिखेंगे। अब यहां पर a1 b1 c1 क्या है? दिग अनुपात। ठीक है, x y z चर राशियां हैं। मैंने कहा x y z क्या है? चर राशियां। x1 y1 z1 क्या है? अचर राशियां। इनके स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 एनी पॉइंट कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले इन रेखाओं को हम लेंगे और एक एक करके इस रेखा के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है उसमें है क्या आखिर? x y z पहले है, फिर माइनस माइनस माइनस। ओके, इसमें क्या है? x y z पहले है, ठीक है, लेकिन प्लस है तो प्लस को हम माइनस में बदलेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बट्टे 7। क्लियर? इसे नोट करेंगे, माइनस का 6 बराबर। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। अब इसे हम रेखा 1 डालेंगे तो लिखेंगे रेखा 1 के दिग अनुपात। रेखा 1 के, ओके, तो अब हम लिखेंगे रेखा 1 के दिग अनुपात। रेखा 1 के दिग अनुपात। आई होप समझ आया होगा। अब अच्छी तरह से सुनो और समझो, यहां पर की पॉइंट है। अगर हमने इस रेखा में x1 y1 z1 a1 b1 c1 माना तो दूसरी रेखा में हम जब इसको हम लेंगे तो इस रेखा में हम, ठीक है, x2 y2 z2 a2 b2 c2 मानेंगे। अगर हमने इस रेखा में x2 y2 z2 a2 b2 c2 माना तो हम इस रेखा में x1, ठीक है, y1 z1 a1 b1 c1 मानेंगे। आई होप समझ आया होगा। तो हम इस रेखा में x1 y1 z1, ठीक है, a1 b1 c1 मानेंगे और दूसरी रेखा में 2 2 2 2 2 2 मानेंगे। ओके, तो यहां पर x1 माइनस का 1, क्लियर, y1 माइनस का 1, z1 माइनस का 1, ओके, a1 b1 c1 b1 c1, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब हम दूसरी रेखा को नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे, इससे, ठीक है, इसको मैंने नोट किया पहले।
अब हम इसे नोट करेंगे। वो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड यानी निर्भर करता है कि आप कौन सी रेखा को सबसे पहले लेते हो। तो मैंने सबसे पहले इस रेखा को नोट किया, ठीक है। अब हम इस रेखा को नोट कर लेते हैं। इसे हम डालेंगे रेखा 2, या हम कहें समीकरण 2, बात एक ही है, ठीक है। रेखा 2 के दिग अनुपात, ठीक है। इसमें मैंने क्या माना, x1 y1 z1, तो इसमें हम मानेंगे x2 10, ओके। x y z माइनस माइनस माइनस, तो ये रेखा सही लिखी हुई है, ठीक है। y2 5, ओके। z2 7, a2 b2 c2, a2 1, b2 -2, c2 1। आई होप समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र अप्लाई यानी सूत्र लगाने से पहले हम इस भाग को हल कर लेते हैं, फिर हम सूत्र लगाएंगे। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। केवल आपको इतना भाग ये याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस भाग को हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सूत्र लगाएंगे और 8G ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले इस भाग को हम नोट कर लेते हैं, यानी हल कर लेते हैं। तो इसे मैं रब करता हूं। तो इस भाग को नोट करेंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हम मान रखेंगे, ओके। सबसे पहले हम इस भाग को हल कर लेते हैं और यह सूत्र हम 8G ट्रिक से लगाने वाले हैं, जो मिनटों का काम सेकंडों में करती है। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल ये भाग याद होना चाहिए, ओके। अब हम मान रखेंगे। आई होप समझ आया होगा। x2 3 माइनस, ठीक है, x1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। a1 7, ठीक है, a1 7, a2 1, ओके। y2 5 माइनस y1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। b1 माइनस 6, ठीक है, b1 माइनस 6, b2 माइनस का 2, z2 7, माइनस है तो माइनस, अब z1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, ओके। c1 1, c2 1, ओके, c2 1। आई होप समझ आया होगा। तो सारे के सारे मान मैंने रख लिए हैं, अब हम हल करेंगे। तो इसे मैं रब करता हूं। चार 7 1, ओके। 6 माइनस का 6 माइनस का 2, 8 हो जाएगा, 1 1। अब हम हल करेंगे। हल किस प्रकार से करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ओके, प्लस 4, ओके, प्लस का 4। अब हम इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे और जो अवयव बचेंगे उनकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा होगी माइनस का 6, ठीक है, फिर माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब माइनस का 6, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे। 7 एकम 7 माइनस 1 एकम 1 और प्लस का 8, ओके। इस अवयव के सामने वाले स्तंभ, सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचेंगे उनकी हम गुणा करेंगे। तो इसकी इससे गुणा होगी और इसकी इससे गुणा होगी। माइनस का 14 माइनस
ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस। आई होप समझ आया होगा, क्लियर, ओके। तो माइनस का 4 6, कितना बचेगा माइनस का 8, ओके। तो 16 हो जाएगा माइनस का 36 प्लस माइनस माइनस 8 8 64, तो माइनस 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 कितना हो जाएगा 10 से 16 के 6 हासिल 1, 10 1 11, 1 से माइनस 1 से 16 हो जाएगा, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, क्लियर। अतः दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ओके। डिस्टेंस, दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, तो इसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे। अब आपको ये सूत्र याद नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। अगर ये सूत्र याद नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे मैं रब करता हूं क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है, ओके। सुनो और समझो अच्छे तरह से। माइनस 116 है, नोट करेंगे बट्टे रूट के अंदर जो लिखा हुआ था, ठीक है, उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। ये ट्रिक है 8G ट्रिक, ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, ये मेरी खुद की ट्रिक है। जो ब्रैकेट के अंदर है -4, इसे नोट करेंगे। अब पूरी की घात 2, जब हम हल करेंगे उस सूत्र में तो यही आएगा, चाहे आप हल करके देख लेना, ये ट्रिक है मेरी खुद की ट्रिक। प्लस लगाएंगे। अब बीच वाले नंबर में अपोजिट चिन्ह लेते हैं। अगर प्लस का नंबर है तो माइनस का नंबर लेते हैं, अगर माइनस का नंबर है तो प्लस का नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्लस का 6 है तो माइनस का 6 लेंगे, होल पावर 2 यानी पूरे की घात 2 प्लस, ओके। अब यहां पर जो नंबर है इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। इधर और इधर वाले नंबरों को हम सेम टू सेम नोट करते हैं, केवल बीच वाले नंबर में, ठीक है, जो चिन्ह है वो बदल जाता है यानी अपोजिट चिन्ह लेते हैं, ओके। माइनस का 116 बट्टे 16 प्लस 36, ठीक है, और 2 2 64, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 116। अब मेरे प्यारे दोस्त, मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो कितना आएगा 116 बट्टे रूट में 116, ओके। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर इसे मैं रब करता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 बार रूट में, ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बट्टे में रूट 116, एक रूट से एक रूट कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये आया। अब इसे हम लिख सकते हैं 4 चौक 16, 4 गुणा 29, अगर हम गुणा करेंगे तो 116 आएगा, ठीक है। 4 8 32, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो ये है। अब 2 बाहर आएगा, ठीक है, 29 दूरी है तो इसका मात्रक इकाई। आई होप समझ आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।